जय हिंद बच्चों। आज हम पाठ्य पुस्तक स्वाति कक्षा 12वीं विषय हिंदी विशिष्ट काव्यखंड नीति काव्य पाठ 4 दोहे कवि हैं बिहारी। आइए इसका हम आज अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आप अपने साथ कलम, अभ्यास पुस्तिका और पाठ्य पुस्तक को साथ रखें। पढ़ाने के दौरान कुछ महत्वपूर्ण शब्द आते हैं, उन्हें भी रेखांकित अवश्य कर लें। वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं, वो हमारे लिए सरल हो जाते हैं। तो आइए अब हम कवि बिहारी के जीवन परिचय प्राप्त कर लेते हैं। रीतिकाल की भावधारा को आत्मसात करके भी आश्चर्य से मुक्त रहने वाले कवि बिहारी लाल का जन्म संवत 1652 सन 1595 ईस्वी में ग्वालियर के पास गोविंदपुर ग्राम में हुआ था। इनके पिता केशवदास ग्वालियर छोड़कर ओरछा चले गए। वहीं इन्होंने आचार्य केशवदास से काव्य शिक्षा ग्रहण की। ओरछा में इन्होंने काव्य ग्रंथों और संस्कृत प्राकृत का अध्ययन किया। आगरा जाकर इन्होंने उर्दू फारसी का अध्ययन किया। वहाँ ये अब्दुल रहीम खान खाना के संपर्क में आए। संवत 1720 विक्रम सन 1663 ईस्वी में आपका स्वर्गवास हो गया। इनकी एक ही रचना सतसंज्ञा मिलती है। इसमें 713 दोहे हैं। हिंदी में समास पद्धति की शक्ति का परिचय सबसे पहले बिहारी ने दिया। सांग रूपकों का निर्वाह, पर्याय व्यापारों के समाहार और विविध चेष्टाओं के एक साथ संयोजन की बहार बिहारी के चुस्त दोहों में देखी जा सकती है। सतसई के दोहों में अर्थ की गंभीरता और मार्मिक प्रभाव उत्पादकता है। कम शब्दों में अधिक से अधिक मर्म स्पर्शी अर्थ की अभिव्यक्ति क्षमता होने के कारण इनकी प्रशंसा में कहा जाता है, सतसैया के ये दोहरे ज्यों नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। बिहारी की काव्य प्रतिभा बहुमुखी थी। नक्सिक वर्णन, नायिका भेद, प्रकृति चित्रण, रस अलंकार सभी कुछ बिहारी की रचनाओं में उत्कृष्ट है। विदग्ध सूक्तियों के वे बादशाह हैं। अन्योक्तियाँ भी सुंदर हैं। इनके काव्य में रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा और श्लेष अलंकारों का प्रयोग द्रष्टव्य है। बिहारी की भाषा ब्रज है। कहीं कहीं बुंदेलखंडी की भी छाप है। नक्सिक के अंतर्गत इनकी अधिकतर रचनाएं नेत्रों पर हैं। बिहारी की व्याकरण से सदी हुई भाषा में मुहावरों के प्रयोग, सांकेतिक शब्दावली और सुष्ठु पदावली का समावेश है। भाषा प्रौढ़ एवं प्रांजल है। दोहे जैसे छोटे छंद के माध्यम से बिहारी ने जितने विस्तारित अर्थों को प्रकाशमान किया है वह अपूर्व हैं। रचनाओं में कवित्व शक्ति और काव्य रीतियों का जैसा सुंदर सम्मिश्रण बिहारी में है, वैसा किसी अन्य रीतिकालीन कवि में अलभ्य है। बच्चों, अब हम केंद्रीय भाव का भी अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। महत्वपूर्ण पंक्तियां आते हैं, उसे आप रेखांकित अवश्य कर लें। रीतिकाल के कवियों का प्रधान स्वर यद्यपि श्रृंगार केंद्रित है, किंतु इस युग के कवि सामाजिक व्यवहार के भी कवि थे, इसलिए उनके काव्य में नीति कथनों का भी समावेश रहता है। बिहारी सतसई के नीतिपरक दोहों ने जीवन व्यवहार के अनेक पक्ष प्रस्तुत किए हैं। संकलित दोहों में बिहारी ने सुंदरता को सापेक्षता में ही स्वीकार किया है। समय के फेर से सज्जन भी विपत्ति में पड़ जाते हैं। बुरे जनों को सम्मान मिलने लगता है। कोरी
प्रशंसा से कोई बड़ा नहीं बनता, अपने गुणों से ही व्यक्ति बड़ा बनता है। मनुष्य की विनम्रता ही उसे बड़ा बनाती है। समान संग होने पर ही शोभा बढ़ती है। बड़ों की भूल भूल नहीं कही जाती। धन बढ़ने पर भी मन पर संयम रखना चाहिए। दुष्ट यदि दृष्टता करना छोड़ देता है तो उसे अनिष्ट की आशंका बढ़ जाती है। अवसरवाद केवल कुछ दिनों तक ही सम्मान दिला सकता है। जिस जल से प्यास बुझती है वही महत्वपूर्ण होता है। आदि नीति सिद्धांतों को बिहारी ने अनेक उत्प्रेक्षाओं और रूपकों के माध्यम से व्यक्त किया है। बच्चों, आइए अब कवि बिहारी द्वारा लिखे गए दोहों का हम व्याख्या करेंगे और समझने का प्रयास करते हैं। पहला दोहा है, समय समय सुंदर सबई, रूप कुरूप न कोय, मन की रुचि जैती जितई, तिन तिति रुचि होय। यहाँ पर हम कुछ कठिन शब्दों के अर्थ लिखने का प्रयास करते हैं। समय समय का अर्थ है यहाँ पर समय समय, कुरूप यानी असुंदर, जेती जितई तिन तेती रुचि होय। चलिए हम अब व्याख्या की ओर आगे बढ़ते हैं। व्याख्या करने के पूर्व कुछ बिंदु होते हैं, उन्हें समझना भी आवश्यक है। संकेत, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य, ये 5 बिंदु होते हैं। इन 5 बिंदुओं का अध्ययन एक व्याख्या के अंतर्गत ही आता है। तो हम इन सभी बिंदुओं को एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। पहला, संकेत। संकेत में पद के प्रारंभ के 1 या 2 शब्द और उसी पद के अंतिम 1 या 2 शब्द को लिखना है, जैसे कि हम लिख करके यहाँ दिखाने का प्रयास किया है। संदर्भ, संदर्भ में पाठ का नाम और कवि का नाम स्पष्ट रूप से यदि आता है तो उस संदर्भ का उद्देश्य पूरा हो जाता है। तो चलिए हम संदर्भ को दूसरी विधि से भी लिख सकते हैं। यहाँ हमने लिख के दिखाने का प्रयास किया है। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक स्वाति की नीति काव्य के अंतर्गत बिहारी के दोहे नामक पाठ से ली गई हैं। इसके कवि बिहारी हैं। प्रसंग की ओर चलते हैं। प्रसंग हमारा जितना स्पष्ट होता है, हमें व्याख्या को समझने में सुविधा हो जाती है। इसलिए प्रसंग एकदम सारगर्भित होनी चाहिए। इस दोहे में कवि ने सुंदरता का मुख्य स्रोत उसके मन की सोचने की दृष्टि को आधार माना है। अब हम व्याख्या की ओर आगे बढ़ते हैं। समय समय सुंदर सबई, रूप कुरूप न कोय, मन की रुचि जेती जितई, तिन तिति रुचि होय। इन दोनों पंक्तियों का हम एक साथ व्याख्या करने का प्रयास करते हैं। नीतिपरक तथा जीवन व्यवहार के संबंध में कवि बिहारी कहते हैं कि समय समय पर सभी सुंदर होते हैं। सुंदर या असुंदर जैसे कोई भाव नहीं होता है। यह तो हमारी मन स्थिति पर निर्भर करती है। हमारा मन जिसको भी पसंद करता है वह हमें सुंदर तथा प्रिय लगने लगती है। उसके प्रति हमारी रुचि दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है और वह हमें सुंदर दिखता है। अब हम काव्य सौंदर्य की ओर आगे बढ़ते हैं। ब्रज भाषा का प्रयोग। दूसरा, समय समय में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तीसरा, मुक्तक काव्य है। चौथा, मात्रिक छंद है। और 5वां गे पद है। और 6वां शब्द क्रम एवं वाक्य विन्यास व्यवस्थित हैं। अब हम दूसरे पद की ओर चलते हैं। मरतु प्यास पिंजरा प्रयोग, सुआदिनन के फेर, आदर दई दई बोले तू, बायस बल की बेर। संकेत हमें उसी तरह लिखना है जैसा हम पहले पद में बताने का प्रयास किया है। संदर्भ वही
जैसे हमने पहले पद में अध्ययन किया था। प्रसंग यहाँ समय के फेर चक्र के महत्व के संबंध में बताया गया है। व्याख्या, जीवन के व्यवहारिक पक्ष के संबंध में कवि बिहारी कहते हैं कि इस जीवन जगत में समय का ही अधिक महत्व है। कवि इस भाव को उदाहरण देकर स्पष्ट करते हैं कि असमय के चलते तोता पिंजरा में प्यासा रहता है, ठीक इसके विपरीत कौवे का सुसमय चलता है तब उसे कनागत अर्थात श्राद्ध पक्ष में आदर देकर सम्मान के साथ भोजन कराते हैं। ऐसी मान्यता है कि श्राद्ध पक्ष में कौवे को भोजन कराने पर मृत जीव तक पहुंच जाता है और वह मृत जीव के आत्मा को तृप्त कर देता है। हम तीसरी पद की ओर चलते हैं। बड़े न हुजे गुणन बिन विरद बड़ाई पाए, कहत धतूरे सो कनक गहनो गढ़ा न जाए। प्रस्तुत पंक्तियों को हम एक साथ व्याख्या करने का प्रयास करते हैं। नीतिगत तथा व्यवहारिक पक्ष की बात करते हुए कवि बिहारी कहते हैं कि बिना गुणों के केवल नाम के यश प्राप्त करके कोई बड़ा नहीं बन जाता है। इसे उदाहरण देकर कवि स्पष्ट करते हैं कि धतूरे को कनक अर्थात सोना भी कहते हैं, किंतु उसका गहना नहीं गढ़ा जा सकता है। भाव यह है कि गुणों के बिना नाम का कोई यश प्राप्त नहीं होता है। प्रिय बच्चों, हम यहाँ पर संदर्भ, काव्य सौंदर्य आदि की चर्चा इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमने पहले पद में इन्हें बताने का, समझाने का प्रयास किया था। उसे आप बार बार देखेंगे, अध्ययन करेंगे और लिखने का प्रयास करेंगे तो आप बेहतर परीक्षा में प्रदर्शन कर सकते हैं और अंक अर्जित करेंगे। अब हम आगे की पद की ओर चलते हैं। नर की अरु नल नीर की गति एकई करी जोय, जे तो नीचे हुई हैं चलई ते ते ऊंचे होए। इसकी व्याख्या करते हैं। हाँ, यहाँ पर हम प्रसंग की अवश्य चर्चा करते हैं कि यहाँ कवि ने मनुष्य की विनम्र व्यवहार को महत्वपूर्ण बताया है। चलिए हम व्याख्या करते हैं। अब जीवन के व्यवहारिक पक्ष के संबंध में कवि बिहारी कहते हैं कि नर और नल की एक समान स्थिति होती है। जितना नीचे नल होता है उतना ही ऊपर पानी फेंकता है। इसी प्रकार मनुष्य जितना अधिक विनम्र होता है वह समाज में उतना ही अधिक यश तथा सम्मान प्राप्त करता है। अब हम आगे की पंक्तियों की ओर चलते हैं। सोहतु संगु समान सो यही कहई सब लोगु, पान पीक ओठन बनई काजर ने नऊ जोगु। हम प्रसंग की चर्चा करते हैं। समान स्थिति के लोगों के साथ साथ होने पर उनकी शोभा बढ़ती है। इसी भाव के संबंध में बताया गया है। आइए अब हम दोनों पंक्तियों की व्याख्या करने का प्रयास करते हैं। कवि नीतिगत बात करते हुए कहते हैं कि सब लोग यही कहते हैं कि जब समान स्थिति वाले लोग एक साथ होते हैं तब उनकी शोभा और अधिक बढ़ जाती है। यहाँ कवि उदाहरण देकर इस भाव को और अधिक स्पष्ट करते हैं कि पान का लाल रंग होठों पर शोभित होता है, काजल दोनों नेत्रों में ही शोभा पाता है। असमान वस्तु या लोग शोभा को प्राप्त नहीं करते हैं और ना ही आकर्षक होते हैं। हम अगले पद की ओर चलते हैं। को कही सके बड़ेन सो लखई बड़ेन ये भूल, दीन दई गुलाब की उन डारिन वे फूल। प्रिय बच्चों, हमने संकेत कैसे लिखा जाना है इसका अध्ययन हमने पूर्व पद में किया है। संदर्भ भी हमने लिखकर दिखाने का प्रयास किया है। अब हम प्रसंग के संबंध में अवश्य यहाँ चर्चा करते हैं कि यहाँ कवि ने बताया है कि बड़े लोगों की
बड़ी भूल को देखकर भी लोग अनदेखा कर देते हैं। इसकी हम व्याख्या की ओर चलते हैं। कवि बिहारी कहते हैं कि बड़ों से उनकी बड़ी भूल को भी जानबूझकर अनदेखा कर दिया जाता है। कवि ने उदाहरण देकर स्पष्ट किया है कि गुलाब की डाल पर सुंदर फूल खिले होते हैं और उस पर कांटे भी होते हैं, किंतु कांटों की ओर किसी का ध्यान नहीं जाता है, उसे अनदेखा कर दिया जाता है। अर्थात बड़े लोगों की बड़ी भूल को लोग अनदेखा कर देते हैं। इसके पश्चात हम आगे के पद की ओर चलते हैं। बढ़त बढ़त संपत्ति सलिलो मन सरोज बढ़ी जाई, घटत घटत सु न फिरई, घटई वरु समूल कुम्हलाई। चलिए हम कठिन शब्दों के अर्थ को भी समझने का प्रयास करते हैं। संपत्ति यानी धन वैभव। सलिलु का अर्थ यहाँ पर जल से है, सरोज कमल, बरु समूल कुम्हलाई यानी जड़ सहित नष्ट हो जाना। चलिए हम व्याख्या की ओर आगे बढ़ते हैं। इसके पूर्व हम प्रसंग को भी समझ लेते हैं कि यहाँ पर यह बताया गया है कि संपत्ति के बढ़ने के साथ साथ मन रूपी इच्छा भी बढ़ती जाती है। व्याख्या, यहाँ बिहारी ने संपत्ति के साथ मन रूपी इच्छा के बढ़ने की बात कहते हुए लिखते हैं कि संपत्ति रूपी जल के बढ़ने पर मन रूपी कमल की नाल भी साथ साथ बढ़ता जाता है, लेकिन संपत्ति रूपी धन के कम होने पर हमारी मन रूपी कमल का नाल कम नहीं होता है, चाहे वह समूल नष्ट क्यों ना हो जाए। बच्चों, भाव यहाँ यह है कि धन के बढ़ने पर मनुष्य की इच्छाएं बढ़ती जाती हैं, किंतु धन के कम होने पर बढ़ी हुई इच्छाएं कम नहीं होती हैं, चाहे वह नष्ट होने को मजबूर क्यों ना हो जाए। हम आगे की पद की ओर बढ़ते हैं। बुरो बुराई जो तजे तो चित खरो डरातु, ज्यों निष्कलंक मयंक लखी गनय लोग उत्पातु। कठिन शब्दों के अर्थ को समझते हैं। निष्कलंक यानी कलंक रहित, मयंक चंद्रमा, लखी देखना, उत्पातु यानी उत्पात करना। चलिए हम इसके प्रसंग को समझ लेते हैं। कवि ने यहां बताया है कि कोई बुरा व्यक्ति बुराई छोड़ भी देता है तो भी उस पर आशंका बनी रहती है। इसके हम व्याख्या की ओर चलते हैं। कवि बिहारी व्यवहारिक पक्ष की बात करते हुए कहते हैं कि यदि कोई उत्पाती अपनी उत्पात का परित्याग कर भी देता है, अर्थात अपने बुराई को त्याग देता है, तब भी सच्चे लोग उस पर शंका करते रहते हैं। यहां कवि ने उदाहरण देकर स्पष्ट किया है कि निष्कलंक चंद्रमा को देखकर भी लोगों के मन में किसी उत्पात की आशंका बनी रहती है। भाव यह है कि कोई बुरा व्यक्ति अपनी बुराई का परित्याग कर देता है, फिर भी उस पर शंका बनी रहती है। आइए अब हम आगे के पद की ओर चलते हैं। दिन दस आदरु पाई के करेले आपू बखानू, जो लगी काग सराद पक्ष तो लगी तो सन्मानू। प्रसंग है कि यहाँ कवि ने इस तथ्य को उजागर किया है कि कुछ दिनों का सम्मान पाकर लोग उस पर अभिमान करने लगते हैं। व्याख्या, कवि बिहारी कौवे को संकेत करते हुए लोगों से कहते हैं कि थोड़े दिनों के सम्मान को प्राप्त कर अपनी प्रशंसा स्वयं करने लगते हैं। कवि यहाँ उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास किए हैं कि हे काग, 10 दिन आदर प्राप्त करके अपनी खुद प्रशंसा कर लें, किंतु इस बात को भी ध्यान में रखना है कि जब तक श्राद्ध पक्ष है
तब तक ही तेरी सम्मान है। उसके बाद यह सम्मान स्वतः समाप्त हो जाएगा। ऐसी मान्यता है कि श्राद्ध पक्ष अर्थात कनागत के 15 दिन में कौवे को भोजन कराने से वह भोजन उस परिवार के मृत जीव के आत्मा को प्राप्त होता है। ऐसी हिंदू धर्म में मान्यता है। हम अब आगे के पद की ओर चलते हैं। अति अगाधु अति ओथरो नदी कूप सरुबाई सो ताको सागरो जहां जाके प्यासु बुझाई। हम प्रसंग की ओर चलते हैं। तृप्तिकारक वस्तु ही श्रेष्ठ होती है। व्याख्या। कवि बिहारी जीवन के व्यवहारिक पक्ष की बात करते हुए कहते हैं कि नदी, कुआं, सरोवर या बावड़ी चाहे गहरी हो या उथली, जिसमें प्यास बुझाने की क्षमता होती है वही श्रेष्ठ और सागर के समान होती है। अर्थात तृप्तिकारक वस्तु ही श्रेष्ठ होती है। भाव यह है कि इस संसार में जो कोई किसी की आवश्यकता की पूर्ति कर देता है तो वही उसके लिए महान होता है। बच्चों, अब हमें यहाँ ध्यान देना है। हमने अभी व्याख्या किया है, उस व्याख्या में ही प्रश्नों के उत्तर आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो ये वही प्रश्न हैं जो पाठ के अंत में दिए गए हैं। इन्हें हमें समझने का प्रयास करते हैं और इनके उत्तर आप पीछे व्याख्या करेंगे तो वहाँ पर आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो सबसे पहले अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। पहला प्रश्न है, कबीर ने किसकी संगति करने के लिए कहा है? प्रश्न नंबर दूसरा, नाव में पानी भर जाने पर सयानों का क्या कर्तव्य है? प्रश्न नंबर तीसरा, कबीर के अनुसार शरीर रूपी घड़े की विशेषताएं बताइए। प्रश्न नंबर चौथा, बुरे आदमी द्वारा बुराई त्याग देने का व्यक्तियों पर क्या प्रभाव पड़ता है? प्रश्न नंबर पांचवा, बढ़प्पन प्राप्त करने के लिए केवल नाम ही काफ़ी नहीं है, यह बात बिहारी ने किस उदाहरण के द्वारा कही है? प्रिय बच्चों, इन प्रश्नों को भली भांति आप समझेंगे तो इनका उत्तर भी आपको व्याख्या में मिल जाएंगे। इन्हें आप लिखने का प्रयास करें, बार बार अभ्यास करिए, जिससे आप परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर बेहतर तरीके से लिख सकते हैं। लघुत्तरीय प्रश्न की ओर चलते हैं। मिट्टी कुम्हार को क्या सीख देती है? कबीर ने शब्द की क्या महिमा बताई है? एक ही वस्तु किसी को सुंदर और किसी को कुरूप क्यों नजर आती है? प्रश्न नंबर चौथा, संपत्ति रूपी जल के निरंतर बढ़ने से मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? प्रश्न नंबर पांचवा, क्षणिक आदर प्राप्त कर आत्म प्रशंसारत व्यक्तियों का अंत क्या होता है? दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। कबीर कुसंग के दुष्प्रभाव को किन किन उदाहरणों से स्पष्ट करते हैं? लिखिए। प्रश्न नंबर दूसरा, देहधारी होने के कौन कौन से गुण हैं? प्रश्न नंबर तीसरा, नदियां जल कोयला भई से कबीर का क्या तात्पर्य है? प्रश्न नंबर चौथा, नर और नल की तुलना कर बिहारी क्या कहना चाहते हैं? प्रश्न नंबर पांचवा, सभी समानता में ही शोभा पाते हैं, बिहारी ने किन उदाहरणों से इस कथन की पुष्टि की है? प्रिय बच्चों, जितने भी प्रश्न पाठ के अंत में दिए गए हैं, इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपके व्याख्या में प्राप्त हो जाएंगे। आप इन्हें अभ्यास करते रहिए, बार बार लिखने का प्रयास करिए, समझने का प्रयास करिए और अपनी पाठ्य पुस्तक को आधार मानकर उत्तर तैयार करने का प्रयास करिए। यदि आप ऐसा कर लेते हैं तो अच्छे अंक प्राप्त करेंगे, जो आपकी योग्यता को निर्धारण करेगा। प्रिय बच्चों, समय सीमा का बंधन होता है, इसलिए हम एक बार
पुनः अभिवादन करते हैं। जय हिंद।